इट वॉज द डार्केस्ट पीरियड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अ ब्लॉट यानी हमारे लोकतंत्र पर एक धब्बा। लोकतंत्र के लिए खौफनाक सपने जैसे काले अध्याय, काला दिन। किस पीरियड की बात हो रही है? ये टाइम था इंडिया में इमरजेंसी का। ये वो टाइम था जब पूरा देश एक इंसान के इशारे पर चल रहा था। कोई कोर्ट, मीडिया और अपोजिशन कुछ भी नहीं कर सकते थे और इसी अंधेरे में किए गए थे कुछ ऐसे काम जो हमें जानना बहुत जरूरी है। ये कहानी है इंडिया में लगी इमरजेंसी की। 1971 के इलेक्शन के बाद इंदिरा को पॉलिटिकली चैलेंज करने वाला कोई प्रोमिनेंट लीडर नहीं बचा था, लेकिन ये तूफान के आने के पहले वाली शांति थी। ये बात समझनी जरूरी है कि इंदिरा गरीबी हटाओ के नारे पर जीत कर आई थी, लेकिन पब्लिक लाइफ में करप्शन और लाइसेंस राज की वजह से गरीबी भारत में बहुत सीरियस लेवल्स पर थी और देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन शुरू होने वाले थे। पहला सिग्निफिकेंट आंदोलन हुआ गुजरात में। वहाँ के स्टूडेंट्स ने मिडिल क्लास लोगों पर आए इकोनॉमिक क्राइसिस और सिस्टम में रैम्पेंट करप्शन के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। और इसका स्केल कितना बड़ा था इस बात से समझो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को गुजरात सरकार को डिसॉल्व करना पड़ गया और स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। उसी बीच स्टार्ट हुआ बिहार में जयप्रकाश नारायण यानी जेपी का आंदोलन। ये भी एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, लेकिन जेपी बहुत बड़े फिगर थे और उन्होंने पटना में टोटल रेवोल्यूशन का ऐलान कर दिया और इंडियन सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए स्टूडेंट्स, फार्मर्स और लेबर यूनियंस को नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करने के लिए इंस्पायर करने लगे। इसके एक महीने बाद रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन, जो पूरे देश का सबसे बड़ा यूनियन था, वो स्ट्राइक पर चला गया, यानी दुनिया की सबसे बड़ी रेल सिस्टम बंद पड़ गई। इसी बीच जेपी ने मोरारजी देसाई की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई, लोक संघर्ष समिति, जिसका एम था पीएम हाउस में किसी की भी एंट्री होने से रोकना, कोर्ट्स और गवर्नमेंट ऑफिसेज की फंक्शनिंग को भी बंद करवाना। इन सारे आंदोलनों के बीच हुआ एक केस जो इंदिरा की पेशेंस की आखिरी कड़ी साबित हुआ। तो राजनारायण एक फ्रीडम फाइटर थे जो 1971 के लोकसभा इलेक्शन में इंदिरा के अगेंस्ट खड़े हुए थे, लेकिन हार गए थे। तो उन्होंने इंदिरा के अगेंस्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में इलेक्शन फ्रॉड का केस डाल दिया। चार्ज ये था कि इंदिरा ने अपने इलेक्शन कैंपेन में सरकारी मशीनरी का यूज किया था। इस चार्ज पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिल्टी मानते हुए देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का इलेक्शन कैंसिल कर दिया और अगले 6 साल तक इलेक्शन लड़ने पर बैन भी लगा दिया। इंदिरा ने इस वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के इस जजमेंट को सही माना। अब जनरली आप पर पुलिस कब कार्रवाई कर सकती है? जब आप कोई क्राइम करो, लेकिन एक तरह के लॉज होते हैं जिन्हें कहा जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज, जिनमें इसलिए अरेस्ट कर लिया जाता है कि पुलिस को लग रहा है कि आप कोई क्राइम फ्यूचर में करोगे, यानी बिल्कुल आर्बिट्ररी पावर। तो इंदिरा ने इमरजेंसी 1975 में भले ही लगाई हो, लेकिन इस इमरजेंसी में सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 4 साल पहले 1971 में ही पास करवा लिया था। अब क्या इससे ये समझा जाए कि इमरजेंसी की प्लानिंग पहले ही कर ली गई थी, या ये कि ये लॉज बस इंदिरा के पावर्स को बढ़ाने के लिए बनाए गए थे, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल इमरजेंसी में हुआ? पता नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक ऑबिचुरी छपी, डेमोक्रेसी, बिलवेड हस्बैंड ऑफ ट्रुथ, लविंग फादर ऑफ लिबर्टी, ब्रदर ऑफ फेथ, होप एंड जस्टिस, एक्सपायर्ड ऑन जून 26, 1975। इंदिरा ने पूरे देश में इंटरनल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। सरकार ने रीजन दिए कि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के साथ युद्ध खत्म हुआ था और ऑयल क्राइसिस और देश में फैले ड्रॉट की वजह से इंडिया की इकोनॉमी बहुत खराब कंडीशन में थी। कहा जाता है कि इमरजेंसी लगाने का सजेशन इंदिरा के कुछ वफादार लोग, जैसे उनके बेटे संजय गांधी और वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर रॉय का था। इस इमरजेंसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 372 का यूज किया गया, जिससे प्रेसिडेंट इंटरनल इमरजेंसी इंपोज कर सकते थे और प्रोसीजर के हिसाब से पीएम इंदिरा गांधी के रिकमेंडेशन पे तब के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 को रात के 12 बजने के कुछ ही मिनट पहले इमरजेंसी लगा दी। तो इमरजेंसी लगाने के बाद कई एक्ट्स किए गए। तो पहला हमला हुआ मीडिया पर। न्यूज़पेपर प्रिंट करने वाले प्रेसेस की इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई और मीडिया को गाइडलाइंस इशू की गई, जिसके हिसाब से उन्हें काम करना था, और जो जर्नलिस्ट इसको फॉलो नहीं करते उन्हें जेल में डाल दिया जाता। इन टोटल करीब 200 जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया। इंडियन एक्सप्रेस ने 28 जून को इस मीडिया सेंसरशिप के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए एक एडिटोरियल पेज ब्लैंक छाप दिया और यही काम
द स्टेट्समैन ने भी किया। जो न्यूज़पेपर सरकार की बात नहीं सुनते उनके न्यूज़ प्रिंट्स यानी जिस पेपर में न्यूज़पेपर छपता है उसकी सप्लाई रोक दी और प्रेस पूरी तरह से सरकार कंट्रोल करने लगी। अब दूसरा नंबर था हर उस आवाज का जो इंदिरा के खिलाफ उठ रही थी। देश भर के सारे बड़े ऑपोजिशन लीडर्स को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंडर जेल में डाल दिया गया, जैसे विजयराजे सिंधिया, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, गायत्री देवी, लालू यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान, राजनारायण और भी कई लोग। मोदी जी जेल नहीं गए थे। उनका बोलना है कि वो कभी सरदार तो कभी सन्यासी बनकर बचते रहे। तो इमरजेंसी में ट्रेड यूनियन और स्ट्राइक जैसी सारी एक्टिविटीज पर बैन लगा दिया गया था। वेजेस को फ्रीज कर दिया गया और बोनस देना भी बंद कर दिया गया। खासकर बुरा हाल हुआ कोल माइन में काम करने वाले मजदूरों का। उन्हें बहुत खराब कंडीशंस में काम करवाया जाता। पेमेंट भी टाइम पर कभी नहीं आती। हफ्ते के 7 दिन बिना किसी छुट्टी के काम करना पड़ता और इन मजदूरों की सेफ्टी से सरकार को कोई लेना देना नहीं बचा था। अब इंडिया में तब ओवर पॉपुलेशन एक मेजर कंसर्न माना जाता था। सरकार फैमिली प्लानिंग के लिए प्रोग्राम्स ला रही थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए और वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया को पॉपुलेशन कम करने के लिए प्रेशर कर रही थी। और वर्ल्ड बैंक ने 1972 से 1980 के बीच इंडिया को $66 मिलियन लोन भी दिया था देश में एक स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम चलाने के लिए। तो संजय गांधी को इमरजेंसी एक सही मौका लगा और उन्होंने एक नसबंदी अभियान छेड़ दिया। और ये नसबंदी लोग अपनी मर्जी से नहीं करवा रहे थे, बल्कि जबरदस्ती यंग लड़कों की नसबंदी की जाने लगी, जिससे वो कभी बच्चे पैदा ना कर पाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को प्रॉपर टारगेट दिए जाने लगे कि हर दिन इतनी नसबंदी हो जानी चाहिए और ये ऑफिसर्स पुलिस की मदद से गांव से लड़कों को जबरदस्ती उठाकर ऑपरेशन करवाने लगे। सिर्फ उत्तर प्रदेश में इनिशियली दिन के 1500 ऑपरेशन होते थे, लेकिन ये नंबर बढ़ते बढ़ते 5500 पर डे पर आ गया। कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स बताता हूँ। सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में नरकराही गांव है, तो डीएम ने इस गांव से जबरदस्ती लड़के उठाने की कोशिश की और इस जबरदस्ती के खिलाफ वहां के लोगों ने पुलिस पर अटैक कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने पब्लिक पर ओपन फायर कर दिया और 13 लोग मारे गए। इस जबरदस्ती नसबंदी से बचने के लिए गांव वाले कई कई दिनों रातों तक खेतों में छुपने को मजबूर थे। ऐसा ही एक इंस्टेंस मुजफ्फरनगर में भी हुआ, जहां लोगों ने पुलिस पर पत्थर चलाए और पुलिस ने ओपन फायर कर दिया और 25 लोग मारे गए, जिसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया और पुलिस वालों ने पत्थर चलाने वालों को ढूंढ ढूंढ कर मार डाला। साइंस जर्नलिस्ट मैरा हैफ्स्टिंडल के हिसाब से 62 लाख लोगों को इस प्रोग्राम के तहत स्टेरलाइज किया गया और ये हिटलर के नाजी रेजिम में हुए स्टेरलाइजेशन से 15 गुना ज्यादा है। अब सरकार दिल्ली से चलती है और दिल्ली का बहुत बुरा हाल था। हर जगह स्लम्स थे, सैनिटेशन और रोड की बहुत दिक्कत थी। तो फिर से संजय गांधी को इमरजेंसी एक मौका लगा दिल्ली को सुंदर बनाने का। तो उन्होंने अर्बन रिन्यूअल प्रोग्राम लॉन्च किया और इस मामले में उनके राइट हैंड बने दिल्ली के डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीपी जगन मोहन मल्होत्रा। वो दिल्ली में अपने आप में एक कानून बन गए, वो जो बोलते वही होता और स्टार्ट हुआ दिल्ली को सुंदर बनाने का प्रोग्राम। दिल्ली में लेफ्ट राइट सेंटर घर, मकान, दुकान, फैक्ट्रीज तोड़े जाने लगी। इन टोटल 1.5 लाख से ज्यादा डेमोलिशंस किए गए और 7 लाख से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हुए और इसी ब्यूटिफिकेशन का हिस्सा था नोएडा। तो संजय गांधी चाहते थे कि दिल्ली की सारी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज यूपी के दिल्ली वाले बॉर्डर पर शिफ्ट कर दी जाए। तो सबको एक सूटेबल साइट ढूंढने के लिए लगा दिया गया और एक पर्टिकुलर फ्राइडे को संजय गांधी को एक सूटेबल एरिया के बारे में बताया गया और संजय ने कहा कि मंडे से काम शुरू हो जाना चाहिए। तो ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स आपस में बात करने लगे कि जमीन किसानों से एक्वायर नहीं की गई है, ना ही लोकल लोगों को कोई नोटिस इशू हुआ है, कैसे होगा। तो संजय ने कहा मंडे से बुलडोजर आ जाएंगे और काम उसी दिन हर हाल में शुरू होगा। अब इंदिरा के लिए ये इमरजेंसी एक बहुत बड़ा मौका था भारत का कानून अपने हिसाब से लिखने का, क्योंकि उनके पास भरपूर मेजॉरिटी भी थी और इन चेंजेस का विरोध करने के लिए ऑपोजिशन भी नहीं था। तो उन्होंने सबसे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉड वाले केस को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके सॉल्व कर लिया, जिसके हिसाब से पीएम के इलेक्शन को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था और जिस भी स्टेट में इंदिरा के खिलाफ जाने वाली पार्टी सरकार चला रही थी उसे हटा दिया गया, जैसे गुजरात और तमिलनाडु। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई चेंजेस किए गए, जिसमें सबसे सिग्निफिकेंट था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इस अमेंडमेंट से प्रियम्बल के साथ साथ 40 आर्टिकल्स को अमेंड किया गया और 14 नए आर्टिकल्स और 2 नए पार्ट ऐड किए गए, यानी हमारे देश के संविधान को एक तरह से बदल दिया गया।
दो दोस्त राजन और जोसेफ कॉलेज में पढ़ने के लिए कोझिकोड आए थे कि पुलिस ने उन्हें ये बोल के उठा लिया कि वो नक्सलाइट है और उनका किसी स्टेशन ब्लास्ट में रोल है, और उन्हें एक टॉर्चर कैंप के लिए ले जाया गया, जिसके बाद उनका कोई अता पता नहीं मिला। राजन के फादर ने इमरजेंसी के दौरान सब कुछ किया, लेकिन उसकी कंप्लेन की कहीं सुनवाई नहीं हुई। जब फाइनली इमरजेंसी हटी तो राजन के फादर ने हाई कोर्ट में हिबियस कॉर्पस की रिट लगाई कि उसका बच्चा उसे वापस मिल जाए। तो पुलिस ने कोर्ट में कहा कि उनके पास राजन नाम का कोई लड़का है ही नहीं। फिर जब कॉलेज के प्रिंसिपल ने बयान दिया तब जाकर पुलिस ने माना कि राजन की पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई। इस देश में उस समय ऐसे कई इंस्टेंसेस हुए, लेकिन इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो पाई। इन लोगों को कभी जस्टिस नहीं मिला।